क्वांटम फिजिक्स के संदर्भ में मैं आपको समझाऊंगी और मोटिवेट करूंगी। आप फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैसे देख सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास डी ब्रोगली वेव होने पर आप जैसे करते हैं ओके। वेव लेंथ लैम्ब्डा का वेव, जिसका अर्थ है आप वेव नंबर को 2 पाई बटा लैम्ब्डा लिख सकते हैं। फिर आप इस डी ब्रोगली वेव के लिए वेव फंक्शन लिख सकते हैं इस साइन के एक्स के रूप में। मुझे लगता है कि आप सबने इसे देखा होगा, हाँ या नहीं? यह निश्चित वेवलेंथ के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम डिपेंडेंस है तो आपके x माइनस ओमेगा टी के तौर पर लिख सकते हैं। मैं बस x का साई लेती हूँ और आप दो वेव्स का सुपरपोजिशन कर सकते हैं। आप साई एक को के एक के रूप में ले सकते हैं और आप x का साई दो कोई अन्य एम्पलीट्यूड आपके एम्पलीट्यूड साइन के दो समान हो सकता है। मैं k2 को k1 प्लस डेल्टा के x लेती हूँ। तो यह सुपरपोजिशन क्या होगा? ये आपको नया सुपरपोस्ट वेव देगा, जिसे आप लिख सकते हैं x के साई 1 प्लस x का साई 2, जो सुपरपोस्ट स्टेट है। आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब आपके पास केवल 1D ब्रोगली वेव होती है तो इसकी निश्चित वेवलेंथ होती है। अगर आप और 1 वेव जोड़ना शुरू कर देंगे तो आपको यह दिखना शुरू हो जाएगा कि यहाँ एक प्रकार का सुपरपोस्ट स्टेट है, लेकिन निश्चित वेवलेंथ, लेकिन किसी विड्थ के साथ जो आपके डेल्टा के प्रोपोर्शन में है। आपने इसे असाइनमेंट प्रॉब्लम के रूप में हल किया है। अगर आप इनमें से कई के लिए सुपरपोस्ट करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? सुपरपोस्ट वेव फंक्शन या सुपरपोस्ट वेव। मैंने इनमें से केवल 2 किए हैं निश्चित वेवलेंथ के साथ 2D ब्रोगली वेव, लेकिन अगर मेरे पास ऐसे कई हैं तो चलो कि 1 प्लस 2 डेल्टा के 1 प्लस 2 3 डेल्टा के और आगे इसी तरह से आपको वेव पैकेट राइट वेव पैकेट क्या मिलना चाहिए? वेव पैकेट कई डी ब्रोगली वेव्स का सुपरपोजिशन है, ठीक है? क्या आप ऐसा नहीं मानते? चलो के 1 2 के 2 के बीच की रेखा निकालते हैं। डेल्टा के 1 प्लस डेल्टा के स्टेप्स में। तो के ऐसे स्थिति की सूची है जो आपके पास हो सकते हैं। के 1 प्लस डेल्टा के डॉट 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 आपके 2 आने तक ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यह है वेव पैकेट, सभी संभाव्य डी ब्रोगली वेव्स की सुपरपोजिशन। और जब हम यह वेव पैकेट करना शुरू करते हैं तो क्या होता है? आप वेव पैकेट के लिए निश्चित वेवलेंथ गवाते हैं। डी ब्रोगली वेव की निश्चित वेवलेंथ होती है सिंगल डी ब्रोगली वेव की निश्चित वेवलेंथ होती है वेव नंबर या वेवलेंथ। लेकिन अगर आप कई डी ब्रोगली वेव के लिए सुपरपोजिंग शुरू करेंगे तो वेवलेंथ की जानकारी चली जाएगी। आप सब सहमत है? लेकिन क्या होता है? वेव पैकेट पार्टिकल के बहुत नजदीक होता है, जिसका अर्थ है आप रियल में एम्पलीट्यूड को अधिकतम होते हुए देखेंगे। तो अगर मैं इसे आपके लिए चित्रात्मक रूप से पेश करूं तो डी ब्रोगली वेव इस तरह से होगी, आगे बढ़ती जाएगी। मैं इसे नहीं रोकूंगी, यह आगे बढ़ती जाती है निश्चित वेवलेंथ के साथ सिंगल डी ब्रोगली। लेकिन सुपरपोज वेव कैसे होगी? इसमें कुछ प्रकार के पीक होंगे और फिर एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, बराबर कुछ ऐसे। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, कुछ
कुछ फिर से जाता है, या यह बस कम भी हो सकता है। वास्तव में स्केल के अनुसार नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर इसके लिए वेवलेंथ, इसे ही हम सभी संभाव्य डी ब्रोगली वेव्स का सुपरपोजिशन कहते हैं, जो आपको वेव पैकेट देगा। मान लो कि यह सभी जगह कम हो जाता है और केवल इसी रीजन में पीक्स हैं। ठीक है, ऐसा मानेंगे कि यह सभी जगह कम है। फिर यह वह रीजन है जहां आपको x का सुपरपोस्ट साई विरुद्ध x के लिए अधिकतम एम्पलीट्यूड मिलता है। तो यह क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि इस छोटे से रीजन में पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी अधिकतम है। इसका अर्थ है कि आप लोकलाइज कर सकते हैं। जब मैं ढूंढना चाहती हूँ यह यहाँ नहीं होता है, तब पार्टिकल कहाँ होता है? यह कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी पर यह ऊपर जाएगा, यह कम हो जाएगा। जब आप सुपरपोज वेव लेते हैं तो आपको यहाँ वेव पैकेट का लोकलाइजेशन मिलता है, बल्कि यहाँ आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ मिलती है। यहाँ आपको निश्चित वेव नहीं मिलती। सभी सहमत हैं। तो स्पेसिफिक वेवलेंथ का क्या अर्थ है? डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के अनुसार स्पेसिफिक पी, तो इसका अर्थ है मोमेंटम अच्छी तरह से परिभाषित है, लेकिन आप यहाँ पार्टिकल को लोकलाइज्ड नहीं कर सकते। अगर यह सिंगल डी ब्रोगली वेव होती है, लेकिन अगर यह सभी संभाव्य वेव्स की सुपरपोजिशन है, तो फिर एम्पलीट्यूड छोटे रीजन में अधिकतम है। आप इसे और भी छोटा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के वेव नंबर्स के सभी संभाव्य वेवलेंथ्स को लेना होगा। तो आप इसे ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह और अधिक, यह रीजन जिसे मैं डेल्टा x कहती हूँ, यह रीजन और ज्यादा छोटा हो सकता है। आप ऐसा कह नहीं सकते कि यह पार्टिकल यहाँ लोकलाइज्ड होगा, लेकिन इसका मोमेंटम नहीं। इसकी पोजीशन अच्छी तरह से परिभाषित है, लेकिन मोमेंटम परिभाषित नहीं है। तो यह है मुख्य थीम, जिसमें आप सुपरपोजिशन को फूरियर ट्रांसफॉर्म की तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल वेव के लिए मैंने x के साई को साइन के x लिखा है। अगर मुझे वेव पैकेट लिखना है और हम के को स्टेप्स में -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसा मानेंगे, जो कि बहुत छोटे स्टेप्स है, डेल्टा के बहुत छोटा है। फॉर्मल तौर पर आप इसे लिख सकते हैं समेशन ओवर n साइन के प्लस n डेल्टा के। ठीक है, आप 1 से इन्फिनिटी या कहीं और तक 1 स्टेप ले सकते हैं। हम ऐसा करेंगे, लेकिन अगर हम डेल्टा के को बहुत छोटा लेना चाहते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इंटीग्रेशन लिख सकती हूँ। बराबर, आप सहमत है? यह समेशन वेव नंबर के डिस्क्रीट स्टेप्स नहीं है कि शिफ्ट होता है के प्लस से। अगर आपके पास फाइनाइट 2D ब्रोगली वेव्स हैं, के 1 और के 2 के साथ सुपरपोज करने के लिए आप समेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं सारे डी ब्रोगली वेव्स को एक कंटिन्यूअम वेव नंबर को लेना चाहती हूँ, तो आप आगे क्या करोगे? आपको इसे इंटीग्रेशन के लिए रखना होगा। आप इससे सहमत है? बराबर, तो आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो x के साई को फॉर्मल रूप से मैं इंटीग्रल ओवर डी के रूप लिख सकती हूँ। फिर आपके पास यहाँ तक कि यह एम्पलीट्यूड भी के का फंक्शन हो सकता है कि n। अगर आप इसके लिए सबस्क्रिप्ट रखना चाहते हैं, इसको मैं के n कह सकती थी। तो आपके पास एम्पलीट्यूड हो सकता है जो के पर डिपेंडेंट होता है, और आपके पास ए साइन के x हो सकता है जो किसी लिमिट से जा रहा है। अगर आप चाहते हो तो आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो हम यही कर रहे थे, लेकिन हम कुछ और भी कर रहे थे। हम रखना चाहते थे इस साइन के x को फॉर्मल रूप से, शायद नहीं, जनरल तौर पर हमारे पास एक कॉस के x भी होगा। तो मैं कहूँगी कि हम कोशिश कर सकते हैं और इसे ei के x की पावर और a के लिख सकते हैं। तो a के क्या सूचित करता है?
मान लो कि मैं इसी की जगह I के x लिखती हूँ, तो मैं इसे फिर से लिखूंगी। सम नॉर्मलाइजेशन, हमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह और कुछ नहीं बल्कि आपका परिचित फूरियर ट्रांसफॉर्म है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में के का ए फूरियर ट्रांसफॉर्म x के साई का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो आपको पता है कि सुपरपोजिशन क्या है। आप बिट्स देखते हैं, आप स्टेशनरीज देखते हैं, स्टेशनरी वेव्स। मुझे यकीन है कि आपने यह सब किया होगा, लेकिन यह डी ब्रोगली वेव से ज्यादा अलग नहीं है। डी ब्रोगली वेव मैटर वेव है। बात केवल यह है कि चूंकि यह मैटर वेव है, तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम पार्टिकल को लोकेट कर सकेंगे। तो पार्टिकल को लोकेट करने के लिए और पार्टिकल के वेलोसिटी को देखने के लिए, जो वेव पैकेट वेलोसिटी है, हमें ओमेगा बटा डी के ढूंढना होगा। तो इसके लिए आपको वेव पैकेट देखना होगा, और वेव पैकेट अगर आपके पास सभी संभाव्य वेव्स के लिए सुपरपोजिशन होगा, और मान लो कि आप इस वेव को I के x जैसे एक्सपोनेंशियल से दर्शाते हैं, तो यह और कुछ नहीं बल्कि फूरियर ट्रांसफॉर्म है। आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। जैसे मैंने बताया, फंक्शन स्पेस बेसिस फंक्शन में यह है x का फाई इन x का फाई के। अगर यह डिस्क्रीट सम होता, मान लो आपने डिस्क्रीट सम किया, तो आपको के का एक कैसे मिलेगा? जब हमारे पास x का साई था समेशन ओवर n सी एन एक्स का फाई n के रूप में, तो आपने क्या किया? सी एन, आपने x के फाई n स्टार के साथ दोनों साइड्स को इंटीग्रेट किया। x का साई इंटीग्रेशन dx पर है, आपने यह किया है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आपको x के फाई के स्टार को इस साइड लेना होगा, और यह आपको k का एक कोएफिशिएंट देगा। तो k का एक क्या होगा? k का ए होगा इंटीग्रल ओवर डी के, सॉरी d, यहाँ डी के नहीं होगा, यह है dx। आप इसे फिर से करेंगे। कंटिन्यूअम इंटीग्रल ओवर dx में x का फाई के स्टार क्या है? e का पावर माइनस आई के एक्स। माइनस आई के एक्स कैसे मिलता है? आप यह भी देख सकते हैं कि यह है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म टाइम्स x का साई। फ्री पार्टिकल लीजिए, फ्री पार्टिकल के पास h क्रॉस स्क्वायर्ड के स्क्वायर्ड ओवर 2m एनर्जी होगी, जो है p स्क्वायर्ड ओवर 2m। आप अपने के को 2me बटा h क्रॉस इसके की जगह लिख सकते हैं, और आप यह प्रॉब्लम हल करना शुरू कर सकते हैं, जहां इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म शामिल है, जो कि स्पेस से x स्पेस पर जाता है। तो आप पीछे जाकर इसे देख सकते हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि यह है फूरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की संकल्पना का इस्तेमाल करके, जिसे आप स्पष्ट रूप से वेव पैकेट के रूप में भी देख सकते हैं, जो डी ब्रोगली की सुपरपोजिशन है। इसलिए कंटिन्यूअम आता है। हम जो यह डिस्क्रिटाइजिंग करते हैं, वह केवल तभी होता है जब पीरियोडिसिटी होती है। तो मैं यहाँ जो लिखा है, इसमें कुछ कंडीशन होंगे, जैसे कि x का साई इक्वल 2x प्लस r का साई। कंटिन्यूअम में यह कंडीशन नहीं होगा, तो इसीलिए आपको दिखेगा x का फाई n, जिसे आप x के साइन के n के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं x के फाई n को x के साइन के n के रूप में। उदाहरण के लिए x इक्वल टू एक्स प्लस आर, यह समान होना चाहिए। यह के एन को 2n पाई बटा r बनने के लिए मजबूर करेगा। आप सहमत है? तो इसलिए पीरियोडिसिटी कंडीशन आपके मोमेंटम या वेव वेक्टर को डिस्क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। तो अगर आप सर्कल पर पार्टिकल रखेंगे जिसका पेरीमीटर मान लो 2 पाई r है, तो जब आप 2 पाई r समाप्त करते हैं और वापस आते हैं, तो यह समान पॉइंट होता है। आप समान पॉइंट पर दो भिन्न वेव फंक्शंस नहीं ले सकते हैं।
यह है x और x प्लस 2 पाई r। यह समान होना चाहिए ताकि कुछ पीरियोडिक फंक्शंस की कंडीशन सिंगल वैल्यूडनेस आपके वेव वेक्टर को डिस्क्रिटाइज करने में मदद करेगी। लेकिन अगर यह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर जाने वाला फ्री पार्टिकल है तो इस पर कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, तो यह आपको यह इंटीग्रेट करने के लिए मजबूर करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कब डिस्क्रीट का इस्तेमाल करना चाहिए, कब यहाँ पीरियोडिक फंक्शन होगा, या आप कुछ रीजन में पार्टिकल कंस्ट्रेंट रखेंगे, कुछ बाउंड्री कंडीशंस इसके जैसे। अन्यथा आपके पास के एक कंटिन्यूअम होगा और के एक कंटिन्यूअम है का मतलब है आपको इंटीग्रेशन लिखना होगा और समेशन के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो यह फूरियर ट्रांसफॉर्म, रिवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में है। तो मैं आज के लेक्चर को जारी रखूंगी जहां मैं फॉर्मल रूप से क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स का परिचय दूंगी। ठीक है, जाने से पहले हम सब ने क्या किया है, स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शंस जिसे हम दर्शाते हैं a, b का L2, हमने यह किया है। साथ ही मैंने आपको स्क्वायर समेबल सीक्वेंस के कलेक्शन से भी परिचित करवाया है और यह कि हम इसे a लिटिल l2 से दर्शाते हैं। इस सेट का कलेक्शन फाई इन h1 यह सेट सीक्वेंस है और हम इसे छोटे l से दर्शाते हैं। ठीक है, और हमने यह भी देखा है कि ऐसे a L2 स्पेस में आप आर्बिट्रेरी स्टेट लिख सकते हैं पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करके, जो यूनिट ऑपरेटर है। यह बस यूनिट ऑपरेटर है जो उस स्टेट पर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन आप फिर से इसकी व्याख्या कर सकते हैं इस आंतरिक प्रोडक्ट को प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के रूप में देखते हुए, जिसे हम Cn से दर्शाएंगे और फिर स्टेट के पास फाइनाइट नॉर्म होना चाहिए। कोई भी आर्बिट्रेरी स्टेट मजबूर करता है कि इस Cn कोएफिशिएंट द्वारा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया जाना चाहिए। यह स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेस के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप कई बार इस शब्द को सुनेंगे कि वेक्टर स्पेस को हमेशा हिल्बर्ट स्पेस कहा जाता है। तो कुछ मिनट खर्च करेंगे हिल्बर्ट स्पेस की परिभाषा क्या है इस पर, और सभी क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स में माना जाता है कि हम स्पेशल वेक्टर स्पेस लीनियर वेक्टर स्पेस में काम करते हैं जिसे हिल्बर्ट स्पेस कहा जाता है। तो सबसे पहले स्क्वायर समेबल सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। अगर यह कुछ प्रॉपर्टीज का पालन करते हैं तो आपको n और m बहुत बड़ा लेना चाहिए, और अगर आप इन दो वेक्टर्स के बीच का अंतर लेंगे, इन दो वेक्टर्स का नॉर्म लीजिए, यह 0 होना चाहिए। उसी तरह से उस क्रम में जब n बहुत बड़ा होता है यह सम फाइनाइट वैल्यूज तक जाता है और फिर हम इसे स्टेट कहते हैं। फाई से जहां यह जाता है उसे लिमिट वेग कहते हैं। तो बहुत बार हम यह अज्यूम करने वाले हैं कि हम जिस किसी लीनियर वेक्टर स्पेस को देख रहे हैं जिसका यह लिमिट वेक्टर है, और हम इस वेक्टर स्पेस को कम से कम तकनीकी रूप से इसे कंप्लीट लीनियर वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो ये इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो फॉर्मल परिभाषाओं में जाता है, लेकिन बहुत बार हम कहते हैं कि हम हिल्बर्ट स्पेस में काम करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम इस कोर्स के क्वांटम मैकेनिक्स के तौर पर हमें पता होना चाहिए कि इसे कंप्लीट वेक्टर स्पेस कब कहते हैं। अगर लीनियर वेक्टर स्पेस में लिमिट वेक्टर को शामिल किया गया तो इसे कंप्लीट वेक्टर स्पेस कहते हैं। आप इसे हिल्बर्ट स्पेस कब कहेंगे, सभी लीनियर वेक्टर स्पेस को नहीं। आपके पास परिभाषित करने के लिए आंतरिक प्रोडक्ट होना चाहिए। यह ऐसा स्पेस हो सकता है जहां आपके पास आंतरिक प्रोडक्ट नहीं है, जैसे सच में आपको लीनियर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे तो आपको हल मिलेगा बराबर, या कोई भी आर्बिट्रेरी इक्वेशंस के लिए आपको सॉल्यूशन का सेट मिलेगा। सुपरपोजिशन भी
सॉल्यूशन है, लेकिन आप ढूंढ नहीं सकते कि इनका ड्यूअल सॉल्यूशन क्या है। तो इनमें से कुछ तो योगदान भी नहीं देते हैं। आंतरिक प्रोडक्ट के बारे में सोचते हुए, अगर आपके पास आंतरिक प्रोडक्ट परिभाषित है तो इस कंप्लीट वेक्टर स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं, और बहुत से पाठ्य पुस्तकों में या अधिकतम साहित्य में वे इस कर्ली एच को लेते हैं। तो हम महत्वपूर्ण रूप से लीनियर वेक्टर स्पेस कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ बातें अज्यूम की हुई होती हैं कि आपका लीनियर वेक्टर स्पेस लिमिटिंग वेक्टर के साथ उस सीक्वेंस में फाइनाइट समेबल सीक्वेंस को भी शामिल किया गया है, और आपके पास आंतरिक प्रोडक्ट परिभाषा है उस वेक्टर स्पेस में। इसके कारण एक साथ यह पूरी बात को हम हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। यह परिभाषा के लिए है, इसके कारण हम इसे हिल्बर्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमने संक्षेप में पिछले लेक्चर में ऑब्जर्वेबल्स के लिए ऑपरेटर क्या होते हैं यह देखा था। तो मैंने यह भी सोचा कि इसमें इसकी परिभाषा क्या होगी। ये ऑपरेटर्स हिल्बर्ट स्पेस में वेक्टर्स पर कार्य करते हैं, और इन ऑपरेटर्स को लीनियर ऑपरेटर्स कहा जाता है अगर यह सेटिस्फाई करता है कि अगर आप दो स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं और ऑपरेटर होता है तो आप इसे अलग कर सकते हैं। तो यह एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर यहाँ साई को मल्टीप्लाई करने वाला कॉम्प्लेक्स स्केलर है तो आप ऑपरेटर को स्टेट साई पर कार्य करने के लिए सकते हैं, और आप कॉम्प्लेक्स नंबर ला सकते हैं, और आप आर्बिट्रेरी स्टेट पर टू ऑपरेटर्स भी ले सकते हैं। इसे प्रत्येक स्टेट पर जोड़े हुए ऑपरेटर के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपके पास टू ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट है, पहले सम था, अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो यह कब इक्वल होगा? केवल तभी जब ए बी बी ए के समान होंगे। ठीक है, तो सामान्य तौर पर दो ऑपरेटर्स ए बी शायद बी ए के समान नहीं होंगे, तो सामान्य रूप से साई पर ए बी ऑपरेटर आपको अलग उत्तर देगा साई पर बी ए ऑपरेटर की तुलना में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्डर महत्वपूर्ण है। जब मैं सभी ऑपरेटर्स लिखती हूँ तब मुझे ऑर्डर पर बहुत ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास ए पी क्रॉस एल है तो आपको ऐसा ऑपरेटर मिल सकता है। आपको कुछ ऐसा भी मिल सकता है आर डॉट पी। क्लासिक रूप से आप ऐसा कर सकते हैं आर डॉट पी और पी डॉट आर समान है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक की आर डॉट पी साई स्टेट पर कार्य करने वाले ऑपरेटर्स समान हैं। इसे यूनिट वेक्टर ना समझे, कुछ आउटडोर के लिए यह समान है। यह साई पर पी डॉट आर के समान नहीं है। आपको क्या करना होगा? अगर मैं चाहती हूँ, अगर मेरे पास यूनिट वेक्टर r बटा मोड r है तो इसे क्या कहेंगे? मैं इसे रखती हूँ। अगर आपके पास यूनिट वेक्टर r वेक्टर डॉट रिफ्लेक्ट है, अगर मेरे पास यूनिट वेक्टर है तो यह ऑपरेटर क्या है? यह आपके मोमेंटम का रेडियल कंपोनेंट होगा। तो मोमेंटम का रेडियल कंपोनेंट, भले ही आप इसे r डॉट p लिखें ये वाला या पी डॉट आर लिखे, क्लासिकल मैकेनिक्स में इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आपको ध्यान रखना होगा। आप ध्यानपूर्वक इसे कैसे करेंगे? मैं पीआर पर यह डिस्टिंक्शन नहीं चाहती, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर महत्वपूर्ण है। मुझे इसे बहुत होशियारी से करना होगा। मैं इसे कैसे करूँगी? इस केस के लिए कुछ सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन लेने की कोशिश करूंगी। आप आर ऑपरेटर P प्लस पी आर डिवाइडेड बटा 2 ले सकते हैं। तो यह भी क्लासिकल मैकेनिक्स में आपका पीआर है। पॉजिटिव से नेगेटिव से नहीं। अगर मैं नेगेटिव लेती हूँ तो क्या होगा? यह क्लासिकल मैकेनिक्स बन जाएगा। यहाँ क्या होगा? क्लासिकल मैकेनिक्स में आप में से कितने लोगों ने रंग लेंज वेक्टर देखा है जिसमें यह P क्रॉस L है बराबर? तो यह है रंग लेंज कंपोनेंट। असल में यहाँ पर 1 ओवर R है बराबर के बटा L के R वेक्टर बटा R वेक्टर। यह रंग लेंज वेक्टर है। आप इस पीस के लिए क्वांटम मैकेनिक कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे?
आप प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन। यह क्लासिकल मैकेनिक्स के L क्रॉस P के माइनस के समान है। आप यह कैसे करेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स तो क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर P ऑपरेटर यह होना चाहिए। आपको A डॉट B ऑपरेटर के लिए सिमेट्राइज करना होगा, लेकिन अगर यहाँ एक क्रॉस B ऑपरेटर है तो यह क्या होगा? आपको यह लेना होगा। सहमत है। जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे तब आपको यह भी याद रखना होगा, आप बस अपने ऑब्जर्वेबल्स नहीं ले सकते जो भी आपके डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं, लेकिन अगर वहाँ और ऑपरेटर्स हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा अगर आप किसी फिजिकल रियलिटी से संपर्क करना चाहते हैं। क्या मुझे सिमेट्राइज करना होगा या मुझे एंटी सिमेट्राइज करना होगा? तो इसीलिए मैं जनरल रूप से कह रही हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स में दो ऑपरेटर्स आप कह सकते हैं कि R डॉट P डॉट R के समान है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर में यह भी देखा कि अगर आपके पास आर्बिट्रेरी स्टेट 5 पर कार्य करने वाला ऑपरेटर है तो यह आपको साई का नया स्टेट देता है। फिर ड्यूल वेक्टर स्पेस में आपको इसकी जगह पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना होगा, और अगर यह मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है तो इसे बदलना होगा, या हम इसे एडजॉइंट ऑपरेटर ए डैगर भी कह सकते हैं, और यह आपको नया स्टेट देगा। तो ए डैगर को हम का एडजॉइंट कॉन्जुगेट कहते हैं, समझे? पिछले लेक्चर में आपने जो पढ़ा इसका यह सारांश है।